डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधित तमाम विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे संबंधित हमारे किसान अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। साथ ही विषय विशेषज्ञ आपके सवालों का समाधान करते हैं, वो भी लाइव। तो कैसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आज का विषय क्या है, जिससे जुड़े हुए सवाल हम लेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं हेलो किसान के आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है धान फसलों की देखभाल और साथ ही बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। धान और मधुमक्खी दोनों के बारे में हम बात करेंगे, कैसे हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। और अगर हम धान की फसल की बात करें तो देखभाल करना इस वक्त बहुत आवश्यक है। देखभाल से जुड़ी कौन कौन सी खास बातें हैं, और इसके अलावा अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं या करना चाहते हैं तो कैसे हो आपका मार्गदर्शन, इन सभी सवालों का जवाब आज के कार्यक्रम में आपको मिलेगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें अपने सवाल हमारे जो नंबर हैं उन पर कॉल कर अपने सवाल हमें बता सकते हैं। नंबर नोट कर लें आप। हमारा नंबर है 1800-113061। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं, और चाहे तो अपना वॉइस नोट भेज दें। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वॉइस नोट के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 8800-520-717। और एक और तरीका आपको बता दें, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर है आपके पास, तो आप अपना सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीनों माध्यम है जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे विषय विशेषज्ञ अगले 1 घंटे तक आपके सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे। सबसे पहले हम डॉक्टर दिनेश कुमार जी का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आप बात करेंगे धान पर। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। तो धान से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे उसका जवाब डॉक्टर दिनेश हमें देंगे, हमारे किसानों का मार्गदर्शन करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर बलराज सिंह। डॉक्टर बलराज, स्वागत है आपका हेलो किसान में। और आप कुलपति हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर राजस्थान में। और जो हमारा आज का एक और विषय है यानी मधुमक्खी पालन, इस पर हम बलराज जी से बात करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर से दर्शकों से कह दें कि आपकी सहभागिता इस कार्यक्रम को सफल बनाती है। आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने सवाल, अपनी आशंकाएं हम तक पहुंचा सकते हैं, जिनका समाधान होगा। आगे बढ़े उससे कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं जिसका हमारे दर्शक ज़रूर ध्यान रखें। जब भी कॉल करें नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से ही कॉल करें जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, और अपने सवाल को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर बताएं। और चाहे आपका ईमेल हो, व्हाट्सएप सवाल हो या फिर आपका कॉल हो, सभी चीज़ें हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो सर, सबसे पहले अगर हम धान की बात करें तो अभी फ़िलहाल धान की स्थिति क्या है? और हम भी ये भी जानते हैं कि देश का लगभग जो 85% धान है वो खरीफ की फसल से ही आता है, और खाद्यान्न के अनुसार भी ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। तो अभी फिलहाल धान की स्थिति क्या है? धान की रोपाई और बुआई का कार्य जून के माह से शुरू हो जाता है और जुलाई के अंत तक खास करके रोपाई का कार्य किसान भाई समाप्त कर लेते हैं। अधिकतर रोपाई का कार्य 25 जून से लेकर 15 जुलाई तक समाप्त हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि देश में बहुत अच्छा मानसून आया है और ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बरसात हुई है, जो कि सुखद खबर है।
और धान के किसानों के लिए तो विशेष करके अधिक लाभकारी है। जी जी जी। साथ ही साथ किसान भाई जानते हैं कि रोपाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका आता है खरपतवारों का नियंत्रण, क्योंकि किसी भी तरह से आप धान की स्थापना करें उसमें खरपतवार आते ही हैं, तो खरपतवारों की निगरानी और नियंत्रण रखना है। दूसरी तरफ चूंकि मौसम अभी बदली का बना हुआ है, नमी है हवा में, तो कहीं कहीं पर रोग और कीटों के आने की भी संभावना होती है, इनकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। जी जी। साथ ही साथ जो सिंचाई प्रबंधन है वो भी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जो खुराक है, जो हमारे पोषक तत्व प्रबंधन है वो भी उतना ही जरूरी होता है। तो रोपाई के बाद इन सभी कार्यों को आपको करना है। हो सकता है कुछ किसान भाई अभी भी रोपाई ना कर पाए हों, रोपाई पछेती हो गई हो और करना बहुत जरूरी हो, बिल्कुल, क्योंकि बारिश हमारी लेट आई है, तो अभी भी वो कर सकते हैं। ठीक है सर, पछेती रोपाई में किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। और देखिए धान की फसल है, ये ऐसे समय में होती है जब बहुत मॉइस्चर होता है, तापमान ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी रहती है, तो वो सभी फसलों के लिए, कीट और बीमारियों के लिए बहुत अनुकूल माहौल हो जाता है और इसलिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, चाहे धान हो या फिर कोई और फसल हो। लेकिन क्योंकि आज हम धान की बात कर रहे हैं तो इस पर आपको जानकारी देंगे कि आपको कैसे करना है इसका प्रबंधन। बातचीत को और आगे बढ़ाएं, आपके कॉल्स लें, ईमेल्स लें और आपके व्हाट्सएप सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। अच्छी पैदावार के लिए फसल की देखभाल बहुत जरूरी है। धान की फसल के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा का होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इस फसल को खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इस फसल की कुछ विशेष अवस्थाओं में, जैसे रुपाई के बाद 1 सप्ताह तक कल्ले फूटते समय, फूल निकलते समय, बाली निकलते समय और दाना भरते समय खेत में 5 से 6 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहना काफी फायदेमंद होता है। फूल खिलने की अवस्था पानी के लिए अति संवेदनशील है। अनुसंधान के आधार पर ये पाया गया है कि धान की अधिक उपज लेने के लिए लगातार पानी भरा रहना जरूरी नहीं है। इसके लिए खेत की सतह से पानी अदृश्य होने के 1 दिन बाद 5 से 7 सेंटीमीटर सिंचाई करना सही होता है। अगर बरसात की कमी के कारण पानी की कमी दिखाई दे तो सिंचाई जरूर करें। खेत में पानी रहने से फास्फोरस, मैग्नीज और लोहा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और खरपतवार भी कम निकलते हैं। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि कल्ले निकलते समय 5 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी ज्यादा समय तक धान के खेत में भरा रहना भी नुकसानदायक होता है। ऐसे में जिन इलाकों में पानी भरा रहता है वहां जल निकासी का प्रबंध करना काफी जरूरी है। इसके अलावा धान को कीटों और रोगों से बचाने की भी जरूरत होती है। कीटों की बात करें तो धान में तनाछेदक कीट, पत्ती लपेटक कीट, खुदका, ग्रास हॉपर और सैनिक कीट लगने की आशंका रहती है। वहीं अगर रोगों की बात करें तो धान में जीवाणु पर्ण, अंगमारी रोग, पर्ण झुलसा, पत्ती का झुलसा रोग और ब्लास्ट या झोंका रोग लगने की आशंका रहती है। इसके बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर उचित उपाय करने चाहिए। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन सी बीमारियों का खतरा हो सकता है इस फसल में, और आगे हम आपको व्यवहारिक तौर पर किस किस तरह की समस्याएं आती हैं उसमें कैसे समाधान करें उसकी भी जानकारी देंगे। आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। अब बात करते हैं आज के दूसरे विषय की, यानी मधुमक्खी पालन, जिसे हम मीठी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि शहद हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। आयुर्वेद की पद्धतियों में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है और अब धीरे धीरे हमारे देश में भी शहद की खपत काफ़ी तेज़ी से हो रही है। हम इसके गुणों को समझ रहे हैं, इसीलिए हमारे किसानों के लिए मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आय बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बनकर ये सामने उभरा है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर बलराज जी से। सर, हमारे देश में फिलहाल अभी मधुमक्खी पालन की प्रगति किस तरह देख रहे हैं आप और क्या स्थिति है? देखिए अंजू जी, जहां तक मधुमक्खी पालन की बात है, पिछले 2 दशकों में और खास करके पिछले 1 दशक में देश में बहुत प्रगति हुई है। अगर मैं 2000 की बात करूं, वर्ष 2000 की, तो देश में शहद का उत्पादन
लगभग 10,000 मैट्रिक टन के आसपास था जी। और वर्तमान में गत वर्ष जो है शहद का उत्पादन वो बढ़ के लगभग 1,30,000 मैट्रिक टन से ऊपर पहुंच गया है। जी जी जी। और मैं बात करूं मधुमक्खी की, कितने मधुमक्खी पालक हैं और बॉक्सेस कितने हैं, पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में लगभग 2.5 लाख मधुमक्खी पालक हैं। संख्या घटती बढ़ती रहती है, सर्दी में बढ़ती है, गर्मी में कम हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन और बॉक्सेस की भी यही हालत है कि सर्दी में अगर मैं बॉक्सेस की बात करूं तो पूरे भारत में लगभग 35 लाख बी बॉक्सेस वर्तमान में हैं। 2.5 लाख बी कीपर्स और 35 लाख बी बॉक्सेस ये उपलब्ध हैं। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में जो प्रमुख तौर पे जो मधुमक्खी पालन का जो कार्य है वो उत्तरी भारत के मैदानों में, मध्य भारत के मैदानों तक बड़े पैमाने पे इसको किया जाता है। और जो ज्यादातर जो बड़े मधुमक्खी पालक हैं वो हरियाणा, पंजाब या यूपी में सहारनपुर के क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आते हैं। राजस्थान जो है, राजस्थान में बी कीपर्स हैं, मधुमक्खी पालक हैं। भरतपुर को शहद उत्पादन का गढ़ या कटोरा कहा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति बहुत अच्छी है और देश से लगातार ये नहीं शहद उत्पादन बढ़ रहा है, जी जी, शहद का निर्यात भी हो रहा है देश से, और शहद का निर्यात भी जो पहले नगण्य था वो भी बहुत आगे बढ़ रहा है। और आज जो है ना हजारों करोड़ का शहद जो देश से निर्यात हो रहा है विभिन्न जो है ना देशों में। कुल मिला के देश में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में काफी क्रांति हुई है। और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं मिशन के तहत चलाई गई है, मधुमक्खी पालन मिशन के तहत, हनी बी मिशन के तहत, उससे बहुत प्रगति देखने को मिली है ओवरऑल। जी बिल्कुल, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका साफ तौर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि हमारे मधुमक्खी पालक, हमारे किसान नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं और बीते एक दशक में हमने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति भी देखी, जैसा कि डॉक्टर बलराज जी का कहना है। लेकिन मधुमक्खी पालन कैसे करें, कैसे आप सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें इससे जुड़ी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा एक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। खेती के साथ साथ भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का पता होना जरूरी है, जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहाँ करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है। जिन इलाकों में फूलों, सब्जियों और फलों की खेती होती है, ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों में साफ पानी और ताज़ी हवा होना जरूरी है, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियाँ ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव से शांत होती हैं, इन्हें डिब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी के अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार भी इसे खूब बढ़ावा दे रही है। तो मधुमक्खी पालन पर भी आपने ये रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन सी अच्छी किस्म यहाँ पर मधुमक्खी की वैरायटी है, जिन्हें आप नस्लें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, किसका क्या स्वभाव है,
वो भी हमने आपको बताया। लेकिन आगे अगर आप अपने क्षेत्र के अनुसार, आप अपने बजट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसके अनुसार आप चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन को करें, तो इसमें हम आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर बलराज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आप अपने सवालों के साथ तैयार हैं। व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और एक ऐसा ही हमारे पास अभी व्हाट्सएप सवाल आया है। सर, ये अंकुर सहाय हमारे दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है, मैं उनका सवाल लेती हूँ। आजमगढ़ से हमारे दर्शक हैं ये, और ये जानना चाहते हैं कि धान की फसल की देखभाल किस तरीके से करें। इस समय हमारे धान की फसल के बारे में बता रहे हैं कि उसमें सेवई, चौड़ी पत्ती वाली व मोथा जैसे खरपतवार का प्रकोप हुआ है, तो इसके लिए कौन सी दवा का छिड़काव करें। तो सर साथ ही साथ मैं सवाल भी ले लेती हूँ। तो इन्होंने तो बता दिया, अपना सवाल बता दिया, और साथ ही मेरा भी सवाल है अन्य किसानों के लिए कि खरपतवार प्रबंधन कैसे करें इस वक्त धान की फसल में। जी बिल्कुल, धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन के कई तरीके हैं, और सबसे पहले तो ये भी किसान भाइयों को जानना पड़ेगा कि किस तरह के खरपतवार आपकी फसल में आए हैं। मोटे तौर पे अगर रोपित धान है, रोपाई वाला धान है, तो उसमें सकरी पत्ती के यानी घास कुल के खरपतवार ज़्यादा आते हैं। और अगर आपने सीधी बिजाई से धान को उगाया है तो उसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा आते हैं। हालांकि सभी तरह के खरपतवार आते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही देखने में आता है। तो कुल मिला के ये है कि खरपतवारों को निकालना ही पड़ेगा आपको, या तो आप हाथ से निकाल दें या फिर रसायनों द्वारा। रासायनिक विधि के लिए सबसे आसान तरीका होता है धान में, शुरू में जैसे रोपाई करी आपने तो ब्यूटाक्लोड नाम की दवाई सभी किसान भाई जानते हैं, वो आपको रोपाई के समय पे प्रयोग करनी है। ये प्री इमरजेंस होती है, यानी रोपाई के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इसका छिड़काव करना पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि आजमगढ़ के किसान ने अभी पूछा है कि उनके खेत में कई तरह के घास कुल के खरपतवार आ गए हैं, या दूसरे भी खरपतवार होंगे, मोथा भी होगा, तो इन सब के लिए धान में आप बिस्पारीबैक सोडियम नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसका 20 ग्राम या 25 ग्राम तक, 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप सक्रिय तत्व लें, 500 लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव कर दें। और ये ध्यान रखना कि ये छिड़काव आपको रोपाई के 20 से 25 दिन के अंदर अंदर करना है, तो खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो अभी हमने खरपतवार के बारे में बताया और पहला प्रश्न भी हमारा खरपतवार से ही जुड़ा था। आगे हम आपको बताएंगे कीट प्रबंधन के बारे में और सिंचाई के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करें तो ऐसे में इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और उसे और विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, सरकार की योजनाएं कौन कौन सी जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं, इसके साथ साथ युवाओं के लिए किस तरह का स्कोप है, इन सभी बिंदुओं पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी हेलो किसान कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो आपके लिए हम आज के जो विषय है वो फिर से दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धान फसल में देखभाल के बारे में और साथ ही मधुमक्खी पालन के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश हमारे साथ स्टूडियो में है और डॉक्टर बलराज जी जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। तो आइए, एक सवाल आया हमारे पास, व्हाट्सएप सवाल है ये, और हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बिहार से ये सवाल भेजा है, आशीष है। डॉक्टर बलराज, आशीष जी जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन करने के लिए ट्रेनिंग वो कहाँ से ले, क्या किसी तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था है जहाँ पर वो जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे साथी ने पूछा है, किसान भाई ने।
कि पहले तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। और बिहार में भी जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूसा समस्तीपुर में है, वहां तो हमारा जो AICRP है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट हनी बीज एंड पॉलिनेटर्स का, उसका सेंटर है। और उसका जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा, तो हर एक कृषि विज्ञान केंद्र अक्सर मधुमक्खी पालन के, साइंटिफिक बी कीपिंग, वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में ट्रेनिंग कराता है। वो आवश्यकता भी है कि जब आप एक सप्ताह की ट्रेनिंग ले लेंगे तो सर्टिफिकेट होने के बाद आपको सरकारी योजनाओं का जो अनुदान है उनका आप फायदा ले पाएंगे। तो वो पहली आवश्यकता है। जी 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 बिल्कुल। तो हमारे दर्शक आशीष, जिन्होंने बिहार से सवाल भेजा था, आशीष आपकी आशंकाएं ज़रूर दूर हो गई होंगी और आप हमारी एक शुभकामनाएं आपके लिए कि आप आगे बढ़ें, ट्रेनिंग लें और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करें। अब सर मैं आती हूँ धान पर। अभी फ़िलहाल हमारे पास अभी हम कुछ सवालों का इंतज़ार करें, जैसे ही व्हाट्सएप सवाल आएंगे वो भी हम शामिल करेंगे। और बहुत सारे दर्शक हमें कॉल करके भी अपने सवाल बता रहे हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने खरपतवार नियंत्रण पर भी बात की, लेकिन हमने चर्चा ये भी की थी कि इस वक्त कीटों से भी काफ़ी हानि हो जाती है और सिर्फ धान की फसल नहीं है बल्कि अन्य फसलों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ख़ास तौर पर धान इस वक्त हमारे किसान बड़े पैमाने पर लेते हैं। तो कैसे कीट और बीमारियों का नियंत्रण करें? मुख्य तौर पर कौन कौन से कीटों का खतरा रहता है इस समय? जी, ये शुरुआती अवस्था है धान की, जब आपके उसमें कल्ले बनने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर जगह कल्ले बनने शुरू हो चुके होंगे और इस अवस्था पर चूँकि मौसम भी कुछ इस तरह का होता है जो कीटों का प्रकोप होने की ज़्यादा संभावना होती है। शुरुआती दौर में तना छेदक कीट सभी किसान भाई जानते हैं, ये धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके जो सूंडियाँ होती हैं, वो जो आधार होता है तने का, ज़मीन के पास का हिस्सा, उससे अंदर घुस के उसके पदार्थ को खाती रहती हैं और पत्तियां जो है भूरे रंग की होकर सूख जाती हैं। ये तो तना छेदक हो गया। और दूसरा कीट जो इस समय आता है वो है हमारा पत्ती लपेटक कीट या लीफ रोलर कहते हैं उसको। ये करता क्या है कि पत्ती को दोनों तरफ से सिल देता है, जैसे ऐसे सिल देता है, और उसके अंदर इल्ली इसकी बैठ के हरे पदार्थ को खा जाती है और खाने के बाद फिर वो निकल जाती है, पत्ता हमारा सफ़ेद रंग का हो जाता है। कई बार ये पत्ती लपेटक कीट बहुत भयावह स्थिति में आ जाता है। किसान भाइयों को चाहिए क्या कि पहले आप पहचान करें और अगर कीट आते हैं तभी आप उनके लिए दवाइयों का प्रयोग करें। अगर आपकी फसल में कोई कीट नहीं आता है तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे पहले से आप उसमें दवाई ना डालें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उससे आपका खर्चा भी बढ़ेगा और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। आवश्यकता के हिसाब से ही आपको कीटनाशकों का प्रयोग करना है। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड नाम की दवाई आती है, 4% में आती है, दानेदार दवाई होती है। इसका प्रयोग आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से कर सकते हैं। चूँकि मात्रा इसकी कम है तो इसको आप रेत में मिला लें, थोड़ा और 20-30 किलो रेत लेके उसमें इस दवाई के दानों को मिला के आप छिड़केंगे समान रूप से, तो इस कीट का जो है प्रभावी रूप से नियंत्रण हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और हम दर्शकों से कहेंगे कि अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और हमारे टोल फ्री नंबर पर तो आप कॉल कर ही सकते हैं। ऐसा एक और सवाल आया सर हमारे पास, और ये हमारे जो दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि धान की फसल में कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो बड़ा सामान्य सा सवाल है, कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किस अवस्था में इनका धान है। क्योंकि रोपाई के बाद ही लिखा है सर। जी, रोपाई के बाद लिखा है। मोटे तौर पर जैसे किसान भाई जानते हैं कि हम धान हो चाहे कोई और फसल हो, इसमें समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। अगर धान की बात करें हम तो शुरू में जब आप रोपाई कर रहे हैं उसके पहले आप गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि किसानों ने कम कर दिया है, हालांकि इसको करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसमें फास्फोरस, पोटाश और जिंक आप रोपाई के समय पे प्रयोग में ले ही आते हैं। सभी किसान भाई जानते हैं कि फास्फोरस, पोटाश और जिंक को रोपाई या बुआई के समय में प्रयोग किया जाता है, और एक बार आपकी फसल लग जाती है तो उसमें जो नाइट्रोजन का प्रयोग है वो सिर्फ खड़ी फसल में किया जाता है। इसके लिए संस्तुति ये की जाती है धान के केस में कि जो धान की संस्तुत मात्रा है जो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली हो या किसी मृदा की जांच के बाद मिली हो, तो उसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग नाइट्रोजन का आप रोपाई के 7 से 10 दिन बाद,
दूसरा जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, और तीसरा हिस्सा आप 50 से 55 दिन के बाद आप उसका छिड़क दें। हालांकि फसल की मैंने मोटा मोटा बताया, हालांकि फसल की जो वैरायटी है आपकी किस्म है, वो कब पकती है, कितने समय में पकती है, उसके आधार पर नाइट्रोजन का जो ये स्प्लिट एप्लीकेशन है बार बार आप डालते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। जी, तो ये अंकित साहू थे हमारे दर्शक, जिन्होंने मध्य प्रदेश से सवाल हमें पूछा था और जिसका जवाब भी डॉक्टर दिनेश ने दिया है। और एक और व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आया है और ये मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ डॉक्टर बलराज, ये सवाल आपके लिए है। और हमारे दर्शक हैं प्राण सिंह लोधी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन से सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि व्यावसायिक मधुमक्खी पालन अगर वो करना चाहते हैं तो इसके लिए मधुमक्खी के बॉक्स एवं उसकी मशीनरी वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी प्रजाति की मधुमक्खियाँ उनके क्षेत्र के अनुसार बेहतर रहेंगी। बिल्कुल अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। देखिए, एक तो मधुमक्खी पालन कब शुरू करना चाहिए, तो आमतौर पर जो सही समय है वो है सितंबर अक्टूबर का महीना, जब सरसों की फसल तोड़िया, तारामीरा और सरसों की जब फसल लगती है, जिसमें मधुमक्खियों के लिए ज्यादा मात्रा में खाना नेक्टर और पोलन के रूप में उपलब्ध होता है और टेम्परेचर भी माइल्ड होता है उस समय पे। और जहां तक बॉक्सेस की बात है और दूसरे जो उसमें इक्विपमेंट्स, जो चीजें काम में आती हैं, वो मध्य प्रदेश में अगर कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है हनी बीज को लेकर, मधुमक्खियों को लेकर, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये किसान भाई चाहें तो हरियाणा सरकार का रामगढ़ में, कुरुक्षेत्र के बाद अम्बाला के बीच में रामगढ़ जगह, वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ऑन हनी बीज। वहां पे सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनरी, डिब्बे, इनमें शहद निकालते हैं, ट्रैप, सब चीजें उपलब्ध होती हैं, तो वो वहां से ले सकते हैं इनको। या दूसरी जगह भी और कई जो मधुमक्खी पालक होते हैं जो बहुत प्रगतिशील होते हैं, वो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसकी जानकारी ये कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं मध्य प्रदेश में जाकर के। लेकिन मैंने ये जो जगह बताई रामगढ़ जो हरियाणा की, ये तो मानिए आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बहुत उत्कृष्टता का केंद्र है, वहां से तो मिल ही जाएंगे। और जहां तक मध्य प्रदेश में वो सेंट्रल इंडिया में आता है, तो मध्य भारत तक जो प्रमुख जो प्रजाति है जो शहद उत्पादन के लिए जो काम में लेते हैं वो है एपिस मेलिफेरा, और ये प्रजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है शहद के उत्पादन में और फसलों में सक्षम रूप से परागण करने में, दोनों रूप में बहुत सक्षम परागण करता है। और शहद उत्पादन में भी अगर इसको अच्छा खाना मिल जाए, जैसे मैंने बताया सर्दी के अंदर रेपसीड, मस्टर्ड, ये सारी फसलें होती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में भी ये फसलें होती हैं काफी बड़े पैमाने पर। तो ऐसी स्थिति में पर बॉक्स अच्छी अगर कॉलोनी हो, 35 से 50 किलो शहद जो है उत्पादन होता है अगर मेलिफेरा का हम इस्तेमाल करते हैं तो। पर इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा हमारे साथी को कि पहले उनको प्रशिक्षण लेना चाहिए, 7 दिन का ट्रेनिंग। जब सर्टिफिकेट आ जाएगा, राज्य सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है उससे संपर्क करना चाहिए। और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलती हैं, उनका अगर इनको फायदा लेना है और आगे योजनाओं में शामिल होना है, प्रोसेसिंग में शामिल होना है, तो प्रशिक्षण, साइंटिफिक बी कीपिंग का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है इनके लिए, जो कि कृषि विश्वविद्यालय और देश के अधिकतर कृषि विज्ञान केंद्र ये काम करते हैं। बिल्कुल, तो ये बात हुई मधुमक्खी पालन की। हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि उनके क्षेत्र के अनुसार कैसे मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी एक सवाल जो है धान से जुड़ा हुआ, और हम सभी जानते हैं कि कोई भी फसल हो, पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। धान की फसल की बात करें तो इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं और कितना रेशो होना चाहिए, किस तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी इस पे चर्चा भी हुई है और आगे मैं उस चर्चा को बढ़ाता हूँ। जैसे कुछ पोषक तत्व हैं, जैसे जस्ते की बात है, तो जस्ते की कमी किसान भाइयों आप जानते हो, जो धान रोपाई विधि से उगाया जाता है, जिसमें पानी खड़ा करके रखा जाता है, ज़्यादातर किसान भाई करते हैं, उसमें जस्ते की कमी ज़्यादा आती है। इसी तरीके से जिस धान में पानी कम रुकता है, जैसे आपने सीधी बिजाई वाला धान उगाया है, तो उसमें लोहे की कमी आती है। ये उल्टा है, तो अगर पानी अच्छा भरा है तो उसमें लोहे की कमी नहीं आएगी, और पानी अगर कम है उसमें तो उसमें जस्ते की कमी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी मिट्टियों में लगातार जस्ते की कमी होती जा रही है, तो जस्ते का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसको आप बेहतर होगा कि जस्ते का जो उर्वरक आता है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट,
एक में 21% होता है, एक में 33% होता है। इनमें से किसी एक उर्वरक का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है 21% वाला, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोपाई के समय पे आपको प्रयोग करनी चाहिए। अब तो लेट हो चुका है, लेकिन अगर खड़ी अवस्था में जस्ते की कमी आती है, जो कि खास करके रोपाई करने के कुछ दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन बाद ही जस्ते की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसमें होता क्या है, जो बीज की पत्ती और या ऊपर की पत्तियां, उनमें चॉकलेट ब्राउन, जो चॉकलेट का रंग होता है, उस तरह के भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, जो धीरे धीरे बड़ा होकर पूरी पत्ती को घेर लेते हैं और पत्ती सूखने के बाद पौधे भी आपके सूख सकते हैं। ये शुरुआती दौर में जस्ते की कमी ज़्यादा आती है। इसके लिए आप 0.5% जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप सीधी बिजाई से धान लगाए हैं तो उसमें लोहे की कमी आती है। इसमें ऊपर की पत्तियां पीली होती हैं, शुरुआती दौर में क्लोरोफिल कम हो जाता है, हल्की हल्की पीली हो जाती हैं। पीली होने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें उनका रंग सफ़ेद हो जाता है और सफ़ेद रंग होने के बाद वो पत्तियां सूख जाती हैं। ये बड़ी भारी समस्या है सीधी बिजाई वाले धान में, आयरन की कमी। सबसे आसान तरीका है कि अगर बरसात ना हो तो उसमें एक सिंचाई कर दें। सिंचाई करके और थोड़ा कोशिश करें कि जो बरसात का पानी है आपके खेत में रुक जाए, तो फिर लोहे की कमी ऑटोमेटिक आपकी फसल से दूर हो जाएगी। ये शुष्क दशाओं में अगर धान रहता है तब लोहे की कमी ज़्यादा आती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं और हमारा मकसद यही है कि आपको सही जानकारी मिल सके। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद आज के दोनों ही विषयों पर, यानी मधुमक्खी पालन और साथ ही धान की फसल में किस प्रकार से देखभाल करें, इसके बारे में और जानकारियाँ पहुँचाएंगे और साथ ही आपके सवाल लेंगे। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल करके ज़रूर बताएं। छोटा सा ब्रेक। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और हेलो किसान में आज हम बात कर रहे हैं धान की फसल में किस तरीके से देखभाल का आप ध्यान रखें, और इसके अलावा मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर भी हम चर्चा करें, आप तक वो जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। आइए डॉक्टर बलराज जी के पास चलते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि मधुमक्खी पालन हमारी जो फसलें हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी होती हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे कृषि के साथ मधुमक्खी का समावेश कर वो अच्छा लाभ ले सकते हैं? देखिए अंजू जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बताने के लिए किसानों को ये पता होना चाहिए मधुमक्खी उनके मित्र कीट हैं, और बी कीपर्स और किसान दोनों अलग अलग होते हैं। मधुमक्खी पालक अलग है, किसान कहीं के हैं, लेकिन दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक तो बात यह है, जहां तक मधुमक्खियों की बात करते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर परागण में, फसलों की सफलता में, उनके बीज बनने में, फल बनने में, सक्षम परागण करने में मधुमक्खियों का 70 से 75% योगदान है। और दो किस्म की फसलें होती हैं। अगर मैं बात करूं पर परागित क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, जैसे कि आपकी तारामीरा है, आपकी रेपसीड है, और आपका जैसे बाजरा है, आपका जैसे मक्का है, आपका धनिया है, आपकी सौंफ है, आपकी बेल वाली सब्जियां हैं, ये सब फसलें क्रॉस पॉलिनेटेड है, परपरागित है। तो परपरागित फसलों का तो गुजारा नहीं हो सकता जब तक कोई कीट या मधुमक्खी उसकी परागण में सहायता ना करे। तो इन फसलों में अधिकतर जो योगदान है वो मधुमक्खियां देती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं 70 से 75% योगदान मधुमक्खियों का है। यहां तक कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, स्वपरागित फसलें हैं, जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको, रेपसीड एंड मस्टर्ड दोनों अलग अलग फसलें हैं। तो सरसों जो है वो बाय एंड लार्ज सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन पोलन इतना स्टिकी होता है कि उसको पॉलिनेशन में, परागण के अंदर सहायता की जरूरत पड़ती है स्टिकी होने के कारण, और उसमें मधुमक्खी ही योगदान करती है। और मधुमक्खियों के योगदान की वजह से, पॉलिनेशन करने की वजह से, उसमें जो
उपज में जो बढ़ोतरी होती है वो 25 से 30% होती है, और जो ऑयल कंटेंट है, गुणवत्ता जिसको कहेंगे, उसमें भी आधा % से 1% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। निष्कर्ष है ये जो है रिसर्च के। इसके अलावा और भी कई क्रॉप हैं, जैसे मैं बात करूं टमाटर खुले खेत में जब उगा रहे हैं तो वो हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन उसी टमाटर को अगर हम ग्रीन हाउस में उगाएंगे जहां एयर मूवमेंट नहीं, हवा का प्रवाह नहीं है, तो ऐसे में उसको सहायता की जरूरत पड़ेगी पॉलिनेशन में। तो इस प्रकार से बहुत सारी फसलें, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मधुमक्खियां इस पृथ्वी के ऊपर सक्षम परागण करता है, पॉलिनेटर है, और वो 75% योगदान देती है। इसके अलावा और बहुत सारे कीट हैं जिसमें ततैये हैं, भावरे हैं, आपकी जो है ना बेट्स हैं जिसको चमगादड़ बोलते हैं, तितलियां हैं, हवा है कई मायनों में, कई फसलों में, ये सारे परागण का काम करते हैं। और जब भी हमारे पेड़ पौधे, फसलें, घास फूस, वीड सब उगते हैं और उनमें पॉलिनेशन होता है, उनका बीज बनता है और अपना वो लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। अब बात आती है मधुमक्खी पालन की। अगर मैं बात करूं तो उसमें आज देश में बहुत प्रगति हो रही है, और मुख्य तौर पर अगर हम हिंदुस्तान, वैसे तो पृथ्वी के ऊपर हजारों प्रजातियां हैं जो कि मधुमक्खियों की, लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें, भारत की बात करें, तो आमतौर पर 5 प्रमुख प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 पालतू हैं जिनको हम मधुमक्खी पालन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैंने नाम बताया था अभी, एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन बी बोलते हैं। 1960 के दशक में हिंदुस्तान में इसको हमने आयात किया, इंट्रोड्यूस किया, और आज इसकी वजह से देश में हमारा शहद का उत्पादन और फसलों की उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और मैंने बताया दूसरी जो प्रजाति है जो डोमेस्टिकेटेड है, जो पालतू है, वो है एपिस सेराना इंडिका। ये भारतीय वंश की जो है ना प्रजाति है, और ये जो है ईस्ट कोस्ट, जो हमारे उत्तरी पूर्वी तट है, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, बे आइलैंड्स है, और दक्षिण भारत है या वेस्ट कोस्ट है, इन क्षेत्रों में ज्यादातर बड़े पैमाने पर जो है हम एपिस सेराना इंडिका का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी सक्षम परागण करता है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन दोनों में अंतर है। एपिस सेराना इंडिका, अगर मैं जैसा मैंने मेलिफेरा का बताया, अगर खाने की कमी नहीं, अच्छी फसलें हैं और सब प्रबंधन हमने ठीक किया, तो 35 से 50 किलो शहद पर बॉक्स हार्वेस्ट कर सकते हैं, हम उसको शहद निकाल सकते हैं। लेकिन सेराना इंडिका की बात करते हैं तो इसमें शहद का उत्पादन जो अधिकतम 15 से 20 किलो ही होगा प्रति बॉक्स। और दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि जो मेलिफेरा है, जो उत्तर भारत में मैंने बात की कि हम उसको मधुमक्खी पालन के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग में ले रहे हैं, मधुमक्खी पालक, वो माइग्रेशन को पसंद करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को, स्थानांतरण को पसंद करती है। तो अगर हमने जैसे सरसों की जब फसल होती है सर्दी के मौसम में, ज्यादातर देश के लाखों बी कीपर्स जो मधुमक्खी पालक है, वो अपने बी बॉक्सेज को मेलिफेरा के राजस्थान में, हरियाणा में, जहां सरसों की फसल बड़े पैमाने पर होती है, उनमें लेकर के आते, माइग्रेट करते हैं। और जैसे ही सरसों की फसल खत्म होती है फरवरी में, वो फिर माइग्रेशन चालू करते हैं वापस। हरियाणा में जामुन पे जाते हैं, यूकलिप्टस पे जाते हैं, नीम पे जाते हैं, या लीची पे जाते हैं, या दूसरी फसलों पे जाते हैं। इस प्रकार माइग्रेट करना पड़ता है उनको। और जो सेराना इंडिका है, वो बड़े पैमाने पे जो स्टेशनरी मोड को एक जगह दिया आपने, उसको पसंद करती है। जी 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 बिल्कुल ठीक है सर। और हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए, वो भी सवाल मैं आपके लेकर आप तक पहुंचाऊंगी। अब सर धान पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश, यदि हम पछेती बुआई की बात करें तो उसमें किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं थोड़ी देरी से बारिश हुई है, तो इसका किस तरह का प्रभाव रहता है? जी बिल्कुल, देखिए बरसात का मौसम चल रहा है इस समय, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा बरसात भी हुई है देश के हिस्सों में, और बाढ़ भी आ गई है। कई बार खेतों में, खास करके पूर्वी भारत में, बहुत गहराई तक खेतों में जो है पानी भर जाता है। तो इस कारण से किसान भाई लेट हो जाते हैं धान की पौध लगाने में, और उनकी पौध भी पुरानी हो जाती है। अगर अभी भी कुछ किसान भाई इच्छुक हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा या पूर्वी भारत के अन्य भागों में, तो वो धान की रोपाई कर सकते हैं। पौध उनकी मान लीजिए 40 दिन पुरानी, 35-50 दिन तक की भी हो गई, तब भी आप रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो यह है कि जो आपके एक जगह पे आप पौधे लगाते हैं, सामान्य रोपाई में आप 2 से 3 पौधे लगाते हैं, लेकिन अभी आपको 5 से 6 पौधे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस फसल में ब्यात कम आता है।
जो पछेती हो गई है। दूसरा जो रोपाई की दूरी है, नॉर्मली आप 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की या 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर रखते हैं। इस दूरी को आप घटा के 15 बाई 10 कर लें, 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की। ऐसा करने से प्रति जो वर्ग मीटर है पौधों की संख्या आपको बढ़ जाएगी। ब्याज भले ही कम हो लेकिन पौधे आपके उतने ही होंगे जितने सामान्य रोपाई में आपको पाए जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पत्तियों को काटना है, क्योंकि पौधे बड़े हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, साथ ही साथ उनसे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो उनकी स्थापना होने में दिक्कत आती है। आप जो साइड की पत्तियां कैंचियों से काट दें या कोई अन्य यंत्र हो उससे काट दें, उसकी टॉप 1/3 ऊपर से पत्तियों को तोड़ दें, और सामान्य तौर पर ऐसे भी आप करके पत्तियों को तोड़ सकते हैं, साइड की पत्ती आप तोड़ सकते हैं, फिर आप इनकी रोपाई करें। और चौथी और अंतिम बात इसमें यह है कि जो उर्वरकों का प्रयोग आप संस्तुत मात्रा में कर रहे हैं, यहाँ आपको उर्वरकों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। 1.25 से 1.5 गुना आप उर्वरकों की मात्रा बढ़ा दें। उम्मीद है अगर इन 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पछेती रोपाई से भी आपको अच्छी पैदावार धान की मिलेगी। जी जी बिल्कुल। तो पछेती रोपाई अगर आपने की है, करने की सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब डॉक्टर बलराज जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, हम इससे मधुमक्खी पालन की आपने प्रजातियों के बारे में बताया, जो मधुमक्खियाँ कौन कौन सी प्रजातियों की हम ले सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में और बहुत स्कोप है। कई बार हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, या फिर उन्हें उस तरह का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। शहद के अलावा और कौन कौन से उत्पाद हैं जिससे वो लाभ ले सकते हैं और कैसे? देखिए अंजू जी, शहद देखिए प्राइमरी प्रोडक्ट तो मैं बताऊंगा पॉलिनेशन है। हम हिंदुस्तान में शहद से पहले शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप पश्चिम के देशों की या जो विश्व के दूसरे देश हैं अगर उनमें देखें तो मधुमक्खी पालन का प्रमुख तौर पे जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है पॉलिनेशन, कि खेती को पॉलिनेशन सर्विस प्रोवाइड करना। नंबर 2 प्रोडक्ट आता है शहद बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो शहद के अलावा रॉयल जेली है, प्रोपेलिस है, वैक्स है जिसको नेचुरल वैक्स बोलते हैं हम। इसके अलावा जो है ये चीज होने के बाद एक प्रोडक्ट और अभी जो पश्चिम के देशों में पहले से चल रहा था वो है पोलन। पोलन जो है प्योर प्रोटीन है और वेज बिल्कुल जो है ना वो शाकाहारी है, और अभी कोरोना पीरियड में ज्यादा इसकी मांग बढ़ी, और हिंदुस्तान में भी हम लोग चाहते हैं कि जो युवा है वो इन चीजों को बाय प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएं, कि मधुमक्खियों के जब मधुमक्खी पालन करते हैं और मधुमक्खियां जब खेतों में फॉरेजिंग के लिए जाती है, खाना इकट्ठा करने जाती हैं और वो वापस अपने बॉक्स पे लौटती हैं, तो उसके एंट्री गेट पे एक हम लगा देते हैं पोलन ट्रैप। तो जो भी वो पोलन लेके आती है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, और इस प्रकार से पोलन आजकल आप INA जाएंगे, खान मार्केट जाएंगे दिल्ली में तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कौन से पोलन, जैसे आपका सौंफ का है उसकी बड़ी डिमांड है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, अजवाइन का है, सोवा का है, कलौंजी का है, ऐसा सरसों का पोलन भी काफी मात्रा में उपलब्ध है। तो ये भी एक बाय प्रोडक्ट है, पर प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो पॉलिनेशन सर्विसेज है। युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए और देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, FPO बनाएं या दूसरे काम करें। और शहद में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग और अपने स्तर पर वैल्यू एडिशन, कि किसान कच्चा बेचता है, एक तो उसको सही मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करना चाहिए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पक जाए पूरा, कच्चे को हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो खराब होगा जल्दी। तो मॉइस्चर भी फिक्स है, स्टैंडर्ड फिक्स है मॉइस्चर को लेके। और उसके बाद बात आती है कि अपने लेवल पे आजकल कई जो है बहुत ही प्रगतिशील बी कीपर है, उनके पास प्रोसेसिंग प्लांट है, खुद का ब्रांडिंग करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें, शहद से मिठाइयां बन रही हैं, शहद से ड्राई फ्रूट्स को लेकर कई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और ज्यादातर चीजों में आजकल शहद का उपयोग हो रहा है। जैसे आपने शुरुआत में बताया था, आयुर्वेदा में इसका काफी बड़ा मेंशन है, इसके बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि युवाओं को मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। समस्याएं हैं, समस्याएं निश्चित रूप से हर में, खेती में भी समस्याएं हैं, तो मधुमक्खी पालन में भी होंगी, लेकिन उनका निदान भी है। वो निरंतरता से, जो हम वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है, ICAR के इंस्टीट्यूट्स है,
उनके संपर्क में रहें और जो है ना लेटेस्ट जानकारी लेते रहें। एक मैं बात और अंजू जी कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी वर्तमान में जो बी कीपर्स हैं पहाड़ों से मैदानों में आएंगे, और क्योंकि वो इसलिए आएंगे कि अभी सब जगह पहाड़ों में जो खाना है, जो फसलें एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, अब वो मैदानों में आएंगे। 15 अगस्त के आसपास बाजरे की फसल बड़े पैमाने पर होती है, राजस्थान हो, पश्चिमी हरियाणा हो, और वहां बाजरे में क्या है, नेक्टर तो नहीं मिलेगा लेकिन पोलन मिल जाएगा आपको, और पोलन से खाने का काम चल जाएगा। बी कीपर्स को एक फूड सब्स्टिट्यूट के रूप में, खाने के विकल्प के रूप में शुगर सॉल्यूशन मधुमक्खियों को नहीं देना पड़ेगा। तो भारी तादाद में पोलन उपलब्ध होता है बाजरे में। लेकिन क्या देखा गया, चाहे सरसों की फसल हो चाहे बाजरे की फसल हो, बी कीपर्स हरियाणा से है, सहारनपुर से है, पंजाब से है, हिमाचल से है, और उनके बॉक्सेज रखे हैं राजस्थान में, हरियाणा में। तो उनमें सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है। आपस में एक दूसरे के नंबर, मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने चाहिए। अब भाई मैं कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा, ये बड़ी जरूरत है। जो बाहर के देशों में ये कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत है, इजराइल की बात करें या पश्चिमी देशों की बात करें, तो बी कीपर जैसे कल ने मान लिया बाजरे की फसल में कई बार देखा गया है, कई कीड़े जैसे होपर है, ग्रास होपर, वो नुकसान करता है, स्टेम बोरर है वो नुकसान करता है, सुंडी नुकसान करती है, और बड़े पैमाने पे केमिकल्स का स्प्रे होता है। लेकिन बी कीपर्स तो मौजूद नहीं है, और वो कम्युनिटी बेस्ड स्प्रे कई बार होता है। और जब डायरेक्ट संपर्क में आती है मधुमक्खियां, डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो बड़ा नुकसान, मोर्टिलिटी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए आपस में जब बी कीपर्स वहां आए, जिस इलाके में अपने बक्से उन्होंने रखे हैं, तो उन किसानों के मोबाइल नंबर अपने पास रखें, उनको अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज करें, और आपस में दोस्ती रखें, अच्छा सामंजस्य रखें, ताकि किसान आपको बता दे भाई इलाके में कल स्प्रे होगा, आप आ जाइए और अपनी मधुमक्खियों का ध्यान रख लीजिए। जब वो बी कीपर आएंगे और कुछ समय के लिए अपने बी बॉक्सेज के जो एग्जिट गेट हैं वो कुछ समय के लिए उनको बंद करेंगे, ताकि मधुमक्खियां ऐसे समय फॉरेजिंग ना करें जब किसान स्प्रे कर रहे हैं। तो ठीक ये है सर, एक कमी है। ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी बताई है। और ये हमारे पास अक्सर ये सवाल आते हैं, शिकायत आती भी है, जिसमें मधुमक्खियों की संख्या घट जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए बहुत ध्यान रखें कि जिस वक्त स्प्रे कर रहे हों तो उस वक्त आपको जो बी बॉक्स है उसका डोर बंद कर देना है, ताकि सुरक्षित रहे मधुमक्खियाँ उस एक टाइम स्पैन के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हेलो किसान जारी रहेगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अब हम अंतिम पड़ाव में हैं। अगर अभी तक आपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो आप ज़रूर अपने सवाल हमें बताएं, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, आप चाहे तो कॉल भी ट्राई कर सकते हैं। अब धान से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। सर, कई बार हमारे दर्शकों की तरफ से ये सवाल आता है कि जो धान की जड़ें हैं उसमें केचुए की तरह कुछ लाल लाल कीड़े आ रहे हैं, ना तो वो केचुए हैं और ना ही उनको ये समझ आता है कि ये है क्या। तो पहली बात तो ये है क्या, कौन सी परिस्थितियों में इसकी समस्या होती है और कैसे इसका समाधान करें? जी बिल्कुल, किसान भाई बड़ी चिंता में हो जाते हैं कई बार कि खास करके रोपाई विधि वाला जो धान है उसमें छोटे छोटे लाल कीड़े आ जाते हैं, जो केंचुए से आकार में बहुत छोटे होते हैं,
नन्हे नन्हे होते हैं, बहुत कम लंबाई होती है उनकी, 2-3 सेंटीमीटर तक के होते हैं। और किसान भाई डर जाते हैं कि जड़ों के पास रहते हैं और हमारी फसल को नुकसान करते हैं। ये एक्चुअल में ब्लड वर्म होते हैं, खूनी कीड़ा इनको कहा जाता है, और इनसे धान की फसल को इस अवस्था पे कोई भी नुकसान नहीं होता। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कीड़ा अगर कहीं नुकसान करता है तो सीधी बिजाई वाले धान में करता है, वो भी तब करता है जब सीधी बुझाई वाले धान की बुआई हुई हो, बिल्कुल नई फसल हो और उसमें जड़ें कमज़ोर हों, गिनती की उसमें जड़ें होती हैं उस समय पे ये जड़ों को धान की खा जाता है, नुकसान करता है। लेकिन इस अवस्था में, जिस अवस्था में आपका धान है, रोपाई वाला हो चाहे सीधी बिजाई वाला हो, इस कीड़े से कोई नुकसान नहीं होगा। ये किसान भाइयों में एक तरह की गलतफहमी फैला दी जाती है कि इसमें दवाई आप डालिए, आपको किसी दवाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं इस कीड़े के लिए। ठीक है। और सर, मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है हमारे पास, और हमारे दर्शक है सागर, जिन्होंने हरियाणा से हमें ये व्हाट्सएप किया है। ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा में अगर वो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो ऐसे में लोन की फैसिलिटी है क्या, कोई कैसे लोन ले सकते हैं, सब्सिडी किस तरह की है, और साथ ही मधुमक्खी पालन करने के लिए किस तरह के यंत्रों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल अंजू जी, सागर जी को मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में पंजाब के बाद दूसरा अग्रणी राज्य है। और मैंने जैसा बताया, रामगढ़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हनी बीज का, उससे बढ़िया फैसिलिटी कमी देखने को मिलेगी। सारे इक्विपमेंट वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा बहुत ही उत्कृष्ट जो प्रोग्रेसिव बी कीपर्स, चाहे जगपाल जी हो झज्जर में या करनाल में हमारे दूसरे साथी जो है काम्बोज जी हो, वो बहुत ही प्रगतिशील, जिनके पास 1000 से ज्यादा तादाद में बी बॉक्सेज हैं, वो खुद की प्रोसेसिंग करते हैं, वैल्यू एडिशन है, ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा जगपाल जी ट्रेनिंग भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं। और जगपाल जी जो है खुद व्यक्तिगत रूप से रॉयल जेली, वैक्स, वेनम, मैं ये बात बताना भूल गया था, जो विष है वो बहुत सारी दवाइयों में काम आता है, जोड़ों के दर्द हो या दूसरे, और आयुर्वेदा में उसका मेंशन है। तो इस प्रकार से आप तो लोन भी आपको मिलेगा अगर आप बड़ा पैमाने पर करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार की जो अनुदान है, पहले आप उसका तो फायदा उठाइए। सरकार का बड़े पैमाने पर अनुदान है, आप प्रशिक्षण लीजिए, अनुदान का फायदा उठाइए, और आप उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन में एंटर होना चाहते हैं, तो बैंक्स जो है आजकल बहुत खुशी के साथ ऋण भी देते हैं, कम ब्याज दर पर जो है ना, तो वो भी संभव है। आप इसमें निश्चिंत रहिए। जी बिल्कुल, तो आप ऋण भी ले सकते हैं, जैसा कि हमें डॉक्टर बलराज जी ने बताया। अब सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो धान की फसल है उसमें नाइट्रोजन का किसी तरह का लॉस ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इसका लॉस होगा तो ये हमारे किसानों के लागत भी बढ़ाएगा और फसल को कोई ख़ास लाभ नहीं होगा। तो ऐसी किन परिस्थितियों में होता है और इससे कैसे बचें? जी बिल्कुल, नाइट्रोजन की हानि धान की फसल में बहुत ज़्यादा होती है। यानी 100 किलो आपने यूरिया डाला आपने या नाइट्रोजन डाली, तो उसमें से मुश्किल से धान को 30 से 40% नाइट्रोजन मिल पाती है। हालांकि नीम कोटेड यूरिया आने से ये नाइट्रोजन की रिकवरी बढ़ गई है। फिर भी अगर नीम कोटेड यूरिया की भी बात करें तो हानि तो इसमें भी होती है नाइट्रोजन की, फुल प्रूफ नहीं है ये भी। तो इसके लिए आपको स्प्लिट एप्लीकेशन करना है नाइट्रोजन का, 3 बार कम से कम आपको डालना है अलग अलग समय पे। और इसके लिए आप लीफ कलर चार्ट आता है, एक पैमाना होता है जिसपे 5 हरे रंग की पट्टियाँ बनी होती हैं, इसका आप ज्ञान ले लें और ज्ञान लेने के बाद लीफ कलर चार्ट के प्रयोग से आप नाइट्रोजन का प्रबंधन करें। और बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि हमारे देश में अब यूरिया गोल्ड भी आ गया है, जो सल्फर कोटेड यूरिया है, और अगले साल तक उम्मीद है कि मार्केट में ये आ जाएगा। और इससे हमारे जो धान में नाइट्रोजन की रिकवरी है और जो नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता है वो निश्चित तौर पर इस तरह के यूरिया से बढ़ने वाली है। इस यूरिया में लगभग 17% गंधक होगी और 35% इसमें नाइट्रोजन होगी। तो आगे आने वाले समय में सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि इस तरह के यूरिया या उर्वरक लाए जाएं, जिससे धान में और अन्य फसलों में नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़े। जी बिल्कुल। तो उपयोग क्षमता कैसे बढ़े, इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में हमें अभी डॉक्टर दिनेश ने बताया। कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो डॉक्टर बलराज, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगी। सर, अंत में हमारे किसानों को कुछ और कहना चाहेंगे मधुमक्खी पालन से जुड़ी कोई और बात?
देखिए, मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में मैंने स्थिति बताई, 35 लाख बी बॉक्सेस, 2.5 लाख बी कीपर्स। लगभग देश में जितनी खेती होती है, जितने क्षेत्र में, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें, वहां पे उनमें उनकी नेचर देख के इसको दुगना और तिगुना करने की आवश्यकता है, ताकि देश में खेती में उत्पादन बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे ऑयल सीड्स क्रॉप्स हो, सब में इसका फायदा होगा और सेहत पैदा होगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पैदा होंगे, बाय प्रोडक्ट्स पैदा होंगे, निर्यात बढ़ेगा, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी और देश समृद्ध होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और मधुमक्खी पालन पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। साथ ही हमारे बहुत सारे दर्शकों के आपके सवालों के जवाब भी पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में डॉक्टर दिनेश, आपसे मेरे सवाल कुछ और पॉइंट्स हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही समय है कि आप अपनी फसल की लगातार निगरानी रखें। उसमें सुबह शाम अपने खेत में जाएं और कम से कम एक बार खेत के अंदर भी जाएं, जाके उसके पौधों को हिलाएं, देखें कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आ रहा है। उसके पत्तों को, तने को ध्यान से देखते रहें। हो सकता है किसान भाई पुराने अनुभव के आधार पे उसमें जो समस्या है उसकी पहचान कर सकें और उसका तुरंत निदान करें। आपको कोशिश करनी है कि सही समय पे नाइट्रोजन का प्रयोग करें और अच्छे तरह से आप उसका प्रयोग करें। उम्मीद है आपको जो है अच्छी पैदावार मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश, आपका भी और धान से जुड़ी बहुत सारी बातें आज हमने आप तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है, किसी विषय पर आप चाहते हैं हेलो किसान लेकर आएँ, तो आप हमें इसकी जानकारी ईमेल कर भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं हेलो किसान के अगले विषय पर। हेलो किसान का अगला हमारा जो अगले अंक का विषय है वो है बरसात में फूलों की खेती। और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान बरसात की खेती के बारे में तो जानकारी ज़रूर हासिल करें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मान धन योजना क्या है, इससे वो कैसे लाभ ले सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें इसकी जानकारी ईमेल कर ज़रूर दें। hellokisan2015@gmail.com। ये आप ईमेल आईडी आप हमारा देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, 1800-113060। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें, सोमवार से शनिवार, और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। अगर आप हेलो किसान यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें हेलो किसान। हेलो किसान के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 29 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां सूचकांक 36 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 22 दर्ज किया गया, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर।
मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं भिंडी के भाव से। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 4,250 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। पंजाब की लुधियाना मंडी में भिंडी के सौदे 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं बैंगन के भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बैंगन 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की ऊधमपुर मंडी में बैंगन के सौदे 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए अब जानते हैं टमाटर के भाव। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,025 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में टमाटर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 1,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।